हेलो गाइज, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। गाइज, आज हम पेपर फर्स्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन इन एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम मापन का अर्थ और उसकी उपयोगिता, मापन और मूल्यांकन में अंतर और मापन और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे आज। तो गाइस, मापन का अर्थ से पहले हम जानेंगे कि मापन क्यों आवश्यक है। तो गाइस, हम कहीं भी यात्रा करते हैं तो उसकी दूरी को मापने के लिए, समय को मापने के लिए, गति या धन या मात्रा आदि का मापन करना पड़ता है। इसलिए हमें क्या मापन की आवश्यकता होती है। चाहे आप स्कूल में पढ़ाई करते हो तो उसमें जो घंटे मतलब चक्कर चलते हैं उसकी अवधि भी मापते हैं। मान लीजिए पहला फर्स्ट पीरियड जो 35 मिनट का होता है, तो 35 मिनट जो हम मापते हैं, समय को मापते हैं ना, तो इसे क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम शरीर का टेम्परेचर या बॉडी का टेम्परेचर मापेंगे तो उसमें सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मापते हैं। बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसकी जन्म लेने की अवधि को देखते हैं, उसके समय अवधि को देखने के लिए घड़ी को देखते हैं। अगर हम किसी सामान को हम लेने जाते हैं किराना स्टोर पे, अगर शक्कर लेने जाते हैं या फिर चावल लेने जाते हैं तो उसका मापन किलोग्राम या भार में लिया जाता है। अगर हम विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए जाएं तो आपका उस समय भी क्या होता है, मापन होता है। मापन होने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रकार हमें मापन की आवश्यकता पड़ी। रास ने कहा था, यदि मापन के सारे यंत्र और साधन अगर इस संसार से नष्ट कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता जो है बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। रास ने अपने शब्दों में इस प्रकार की डिफिनेशन दी थी। तो मापन का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो मापन क्रिया में विभिन्न पक्षों के संबंध में साक्ष्यों का संकलन किया जाता है। जो भी साक्ष्य होते हैं उनका संकलन किया जाता है। फिर विभिन्न प्रकार की जो मापन क्रियाएं होती हैं, विभिन्न पक्षों का मापन किया जाता है। उन सभी मापन क्रियाओं में कौन कौन सी आती हैं। मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान है। इसका प्रत्यक्ष संबंध परिमाण अथवा मात्रा से होता है। यह एक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, मापन का अर्थ में अगर हम किसी वस्तु को लेते हैं तो उसका मापन किया जाता है। अगर उसका मापन किस रूप में किया जाता है, मान लीजिए चावल लेने किराना स्टोर पे जाते हैं तो उसका मापन हम किस में करते हैं, किलोग्राम में करते हैं, ग्राम में करते हैं। तो जब हम ग्राम में करते हैं, कहते हो आप किराना स्टोर पर जाते हैं तो चावल कहते हो 1 किलो चावल दे दीजिए, तो 1 किलो क्या है, वो मापन संख्यात्मक मान है चावल का, जिसका अर्थ हम मापन के रूप में कर सकते हैं। जो मापन है, जो प्रत्यक्ष संबंध जो होता है परिमाण से होता है। इसमें किसी भी मूल्यांकन नहीं होता। यहाँ पर परिमाण मतलब संख्यात्मक मान ही के रूप में या मात्रा के रूप में हम मापन को जानते हैं। यह जो है एक प्रक्रिया है जो परिमाणीकरण की प्रक्रिया के रूप में मापन होता है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में राम का वजन 35 किलोग्राम है। तो यहाँ 35 किलोग्राम क्या है, राम का वजन है। जो वजन 35 किलो है क्या है, एक संख्यात्मक मान है। किसका, राम का 35 किलो वजन है। इस रूप में अगर निहारिका के गणित में 90% अंक हैं तो हम कह सकते हैं कि 90% क्या है, यहाँ पर अंक है, मतलब 90% एक संख्यात्मक मान के रूप में लिखा गया है। मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न योग्यताओं तथा गुणों को परिमाण के रूप में बताया जाता है। परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं रहता है। अध्यापक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मापन द्वारा अंकों का स्तर क्या है, अर्थात छात्रों के प्राप्तांक कितने अच्छे हैं, इसका निर्धारण करना मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अगर हम मापन की प्रक्रिया में हम जाने कि विभिन्न जो योग्यताएं होती हैं, गुण होते हैं,
उनको परिणाम के रूप में बताया जाता है। मान लीजिए किसी बालक का मूल्यांकन हुआ और उस मान ली हिंदी का मूल्यांकन उसका हुआ कि हिंदी का पेपर दिया, उसके बाद मूल्यांकन हुआ, उसमें 100 में से 80 नंबर उसने प्राप्त किए। तो 80 नंबर क्या है, उसका मापन किया गया, 80 नंबर उसके क्या है, मापन के रूप में बताया गया है। लेकिन अगर उसका मूल्यांकन के रूप में अगर बताया जाए तो क्या कहते हैं, उसका जो 80% मतलब 20% नहीं कर पाया, उसको क्या हुआ, 20% उसे नहीं आता। लेकिन मापन में ऐसा नहीं होता है कि उसका 20% नहीं आता है, उसमें मापन के लिए वहाँ पर इस रूप में उसका उपयोग किया था कि 20% में उससे आता तो होगा लेकिन वो क्या कर नहीं पाया होगा। इस रूप में वहाँ पर मापन की प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाता है। फिर मापन की परिभाषा कौन कौन सी है? फर्स्ट है ब्रेडफील्ड तथा मोरडॉक के अनुसार। इन्होंने बताया कि मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों की प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। कोई भी आयाम हो, कोई भी साधन हो, कोई भी मापन की प्रक्रिया हो, मान लीजिए परीक्षा होती है, उसमें जब संख्यात्मक मान मूल्यांकन के द्वारा संख्यात्मक मान उपलब्ध किए जाते हैं तो उसको हम प्रतीक के रूप में हम प्रदान करते हैं कि उसने बालक में 600 में से 500 नंबर अगर प्राप्त किए हैं तो 500 वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका संख्यात्मक मान हो जाएगा मापन के रूप में। और अगर उसे परसेंटेज के रूप में अगर संख्यात्मक रूप में प्रदान करें तो उस प्रतीक के रूप में प्रदान करें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मापन कहलाएगा। मान लीजिए 80% नंबर बालक ने प्राप्त किए हैं तो 80% क्या है, वहाँ पर प्रतीक के रूप में बालक को का मापन किया गया है। फिर सेकंड परिभाषा है कॉम्बेल के अनुसार। नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना मापन कहलाता है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी घटना हो, अगर उसको हम संख्यात्मक मान में प्रतिष्ठित करते हैं तो उसे हम मापन के रूप में जानेंगे। मान लीजिए किसी किराना स्टोर पे या कहीं भी कोई भी घटना होती है, किराना स्टोर पे हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो अगर हम कोई भी सामान लेते हैं, अगर चावल या आटा लेने जाते हैं तो हम बताते हैं संख्यात्मक रूप में हमें आधा किलो आटा या आधा किलो चावल दे दीजिए। या फिर कोई भी घटना होती है तो उस घटना को हम समय के रूप में व्यक्त करते हैं। समय को मान लीजिए कोई भी घटना 1:30 पर घटी तो 1:30 को हम क्या कहते हैं, संख्यात्मक मान के रूप में व्यक्त करते हैं कि 1:30 पर कोई भी घटना घटी थी तो उसे हम मापन के रूप में व्यक्त करते हैं। फिर रास ने बताया कि जो मापन एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है। जो मापन जो है परिमाणीकरण की प्रक्रिया है के रूप में जो बताया रास ने कि जो भी हम वस्तु या घटना के रूप में हम व्यक्त करते हैं, संख्यात्मक मान के रूप में व्यक्त करते हैं, या कोई भी घटना होने के बाद उसका परिमाण के रूप में हम व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मापन कहते हैं, रास ने कहा। फिर उसके बाद आता है मापन एवं मूल्यांकन का उद्देश्य एवं प्रयोजन। पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मापन जो है, पहला पॉइंट है मापन एवं मूल्यांकन से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान होता है। मापन हो या मूल्यांकन हो, उसके द्वारा क्या होता है, बालक की शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने का क्या है, एक ज्ञान, प्राप्ति का एक ज्ञान है। इससे यह ज्ञात होता है कि बालक जो है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, यदि हुई है तो किस सीमा तक हुई है। इसमें यह बताया जा रहा है कि कोई भी शैक्षिक उद्देश्य है। मूल्यांकन में आपने पहले सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं मूल्यांकन के बारे में, वहाँ भी बताया गया कि शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति जो है, मूल्यांकन हम क्यों करते हैं, तो वहाँ पर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं कि हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य है कितनी सीमा तक हम प्राप्त किए, कितना हमें हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य है वो प्राप्त हुए, उसके बारे में मूल्यांकन किया जाता है। और जब मूल्यांकन किया जाता है फिर उसका क्या होता है, परिमाण के संख्यात्मक रूप में उसको व्यक्त करते हैं, उसे हम मापन कहते हैं। मापन पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट, शैक्षिक उद्देश्यों के साथ साथ शिक्षण प्रक्रिया संबंधी अन्य निर्णय भी मापन एवं मूल्यांकन के आधार पर लिए जाते हैं। कोई भी शैक्षिक उद्देश्य है
होते हैं जो शिक्षण की प्रक्रियाएं होती है से संबंधित होती है और उसके संबंध में कोई भी निर्णय लिया जाता है तो मापन और मूल्यांकन के आधार पर ही लिए जाते हैं। निर्धारित उद्देश्यों के अनुकूल छात्रों ने सीखा या नहीं, छात्रों ने कितना वांछित परिवर्तन हुआ, शिक्षक द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधियाँ कितनी प्रभावशाली एवं उपयोगी रहीं, उन सभी बातों की जानकारी मूल्यांकन के द्वारा ही क्या संभव है। जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं जो शिक्षा से संबंधित होते हैं उनसे उनके संबंध में अगर हम निर्णय लेते हैं तो मापन और मूल्यांकन के द्वारा के आधार पर हम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? अगर मान लीजिए किसी विषय का मूल्यांकन किया जाता है, 100 नंबर का पेपर होता है, अगर उसने 80 नंबर का पेपर किया, 80 नंबर प्राप्त किए उसने, तो उसमें 20% की जो 20% नंबर नहीं आए वो वहाँ पर किस शिक्षण विधि में क्या कमी रहेगी, कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी नहीं हुई जिससे कि 20% नंबर और नहीं आए। तो उन सभी का जो है बातों को ध्यान में रखते हुए मापन और मूल्यांकन के आधार पर हम शिक्षण संबंधी जो भी शिक्षण विधियाँ होती हैं या पढ़ाने का ढंग होता है या शिक्षण के द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधियाँ होती है वो उपयोगी रही या नहीं, इन सभी का जो बातों को की जानकारी जो है मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। जब मूल्यांकन के द्वारा ही सभी शिक्षण विधियों या शिक्षक के द्वारा जो भी बातें अपनाई जाती हैं पढ़ाने के टाइम पर वो सभी प्रभावशाली रही या नहीं, उसका जो आधार है मापन और मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, मूल्यांकन केवल छात्र का ही अध्ययन नहीं कराता है। जो मूल्यांकन है केवल बालक का है, क्या कहते हैं, बालक का ही अध्ययन नहीं कराता है, बालक का ही मूल्यांकन नहीं कराता, वहाँ पर शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है। कक्षा अध्ययन की क्रियाओं को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक कहाँ तक दक्ष है इसका भी मूल्यांकन किया जाता है। जब मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो उसमें बालक का ही मूल्यांकन नहीं होता है, उसके साथ साथ शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है कि शिक्षक ने किस शिक्षण विधि के द्वारा बालक को पढ़ाया, किस प्रकार शिक्षण सामग्री को बालक के सामने प्रस्तुत किया गया, बालक ने उस विषय वस्तु की सामग्री को कितना सीखा या कितना ज्ञान अर्जित कर पाया। इन सभी तथ्यों को हम मूल्यांकन के आधार पर ही निर्णय ले सकते हैं और इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। 4th पॉइंट, मापन एवं मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। जो मापन और जो मूल्यांकन है शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जा सकता है, एक दूसरे की क्या है, धुरी के रूप में माने जा सकते हैं। यह शिक्षण की प्रक्रिया के साथ साथ सतत चलता रहता है। सतत मीन्स होता है निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। मापन और जो मूल्यांकन है निरंतर चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक मापन और मूल्यांकन की प्रक्रियाएं जो हैं हमेशा चलती रहती हैं जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। शिक्षण प्रारंभ करते समय कक्षा के छात्र के प्रविष्ट व्यवहार का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है, जिससे व्यवहार का मूल्यांकन करना आवश्यक है जिससे शिक्षण की प्रक्रिया की योजना बनाई जा सकती है। जब बालक जो मापन और मूल्यांकन की शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ये जो है निरंतर चलता रहता है। जब बालक कक्षा में प्रवेश करता है तो उसके व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। व्यवहार का मूल्यांकन करने के बाद ही शिक्षण की प्रक्रियाएं जो होती हैं बनाई जाती हैं कि बालक का व्यवहार कैसा है, कि बालक किस प्रकार से सीख सकता है, बालक को शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाए कि बालक आसान भाषा में आसान विधि से सीख सके। इन सभी बातों को हम जब बालक कक्षा में प्रवेश करता है उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि का और विषय वस्तु की सामग्री को प्रस्तुत करना होता है, योजना बनाई जाती है। उसके बाद 5th पॉइंट है, शिक्षण के उपरांत छात्र उपलब्धि का मापन एवं मूल्यांकन करना होता है, जिससे छात्र को स्वयं अपनी उपलब्धि एवं कमियों का ज्ञान हो जाता है। इससे छात्रों को प्रेरणा एवं प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। जब शिक्षण समाप्त हो जाता है उसके बाद छात्र जो होते हैं छात्र उपलब्धि का मापन और मूल्यांकन
होता है, जिससे क्या होता है छात्र स्वयं अपनी जो उपलब्धि होती है या कमी होती है उसके बारे में छात्र जो होते हैं स्वयं जानने की कोशिश करते हैं। जब अपनी उपलब्धि और कमियों को जान जाते हैं तो छात्र जो होते हैं प्रेरणा और प्रतिपुष्टि की प्राप्ति होती है। उसके बाद जो छात्र होते हैं अगर कमी आती है तो कमियों को में सुधार करते हैं, अगर उपलब्धि में भी कुछ कमी रह गई है तो उसको भी सुधार करते हैं। जो छात्र स्वयं इस क्रिया को कर सकते हैं शिक्षण के उपरांत। 6 पॉइंट, मापन एवं मूल्यांकन के उपकरणों का एक उद्देश्य व्यक्ति से व्यक्ति तथा समूह से समूह की तुलना करना। दो या दो से अधिक समूह या का तुलनात्मक अध्ययन इन उपकरणों की सहायता से कर सकते हैं। जो मापन और मूल्यांकन के उपकरण होते हैं एक उद्देश्य जो होता है मापन का वो जो व्यक्ति से होता है या समूह से की तुलना करना है। जो मापन और मूल्यांकन होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना कर सकते हैं या एक समूह की दूसरे समूह के साथ तुलना कर सकते हैं या दो से अधिक समूह होते हैं उसमें भी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इन उपकरणों की सहायता से कर सकते हैं। मापन और मूल्यांकन के जो भी उपकरण होते हैं उन सभी उपकरणों की सहायता से इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। फिर उन कमियों को देखा जाता है, फिर उन कमियों को दूर किया जाता है मापन और मूल्यांकन के द्वारा। सेवन पॉइंट, मापन एवं मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक दिशा निर्देश दिया जाता है। जो मापन और मूल्यांकन के द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके आधार पर जो भी शैक्षिक उद्देश्य होते हैं या व्यवसायिक दिशा निर्देश होते हैं उन सभी में सुधार करते हुए दिशा निर्देश दिए जाते हैं। फिर 6 लास्ट पॉइंट है, इसके द्वारा किसी विद्यार्थी के विषय में भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान लगाना संभव है। जो मापन और मूल्यांकन के द्वारा किसी भी व्यक्ति या किसी भी बालक या किसी भी समूह की भविष्यवाणी करना इसके द्वारा संभव होता है कि कोई भी बालक होता है कि मापन और मूल्यांकन के द्वारा कह सकते हैं कि वह बालक कक्षा 6 में पढ़ रहा है तो अगर उसका मूल्यांकन और मापन किया जाता है तो उसका भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बालक इंजीनियर या डॉक्टर बन सकता है। इसकी पूर्वानुमान संभावना की जा सकती है मापन और मूल्यांकन के द्वारा। फिर है मापन एवं मूल्यांकन का महत्व क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है, मापन एवं मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया को अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण क्योंकि इससे छात्र की उपलब्धि की जानकारी प्राप्त होती है। पहला पॉइंट ये है कि मापन और मूल्यांकन होता है जो शैक्षिक प्रक्रिया में अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा हम बालक की शैक्षिक जो उपलब्धियाँ होती है उनकी जानकारी मापन और मूल्यांकन के द्वारा संभव होती है। सेकंड पॉइंट, मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों तथा शिक्षण योजना की उपयोगिता की जानकारी प्राप्त कर लेता है। जो मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा जो शिक्षक होता है अपनी शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षण योजना की उपयोगिता की जानकारी कब प्राप्त कर सकता है, जब उसका मूल्यांकन शिक्षण विधि का मूल्यांकन होगा या शिक्षण योजना का मूल्यांकन होगा तो उसका जो अगर उसमें कोई कमी होती है उसको मापन और मूल्यांकन के द्वारा जान सकता है, फिर उसमें सुधार कर सकता है कि जो शिक्षण विधि है या शिक्षण योजना है कहाँ तक उपयोगी रही है। इन सभी की जानकारी जो है मापन और मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त होती है। थर्ड पॉइंट, मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान हो जाता है। मापन और मूल्यांकन के द्वारा जो बालक के अंदर जो विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनके बारे में जानकारी जो है मापन और मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त होती है कि बालक के अंदर छात्र की योग्यता क्या है, बुद्धि कितनी है, अभिक्षमता कितनी है, रुचि कितनी है विषय सीखने के प्रति। व्यक्तित्व के अनुसार ही शिक्षक की क्या होती है व्यवस्था की जाती है कि बालक की योग्यता के अनुसार ही क्या होगा कक्षा का माहौल बनाया जाएगा और उसी के अनुरूप ही क्या हो गया शिक्षण विधि का उपयोग किया जाएगा।
इन सभी जो है व्यक्ति भिन्नताओं को ध्यान में रखते ही उसमें सुधार किया जाता है और उसी के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। फोर्थ पॉइंट, शैक्षिक व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन में मापन एवं मूल्यांकन के उपकरणों की विशेष उपयोगिता होती है। जो शैक्षिक निर्देशन होता है या व्यावसायिक निर्देशन होता है या व्यक्तिगत निर्देशन होता है, इन सभी में जो है मापन और मूल्यांकन के उपकरण जो होते हैं विशेष उपयोगी सिद्ध होते हैं। अगर हम शैक्षिक निर्देशन में अगर जाएं तो हम बालक का जो कक्षा में जो मान लीजिए कोई भी बालक एडमिशन लेने आता है तो बालक पहले जाता है कि टीचर से पूछने कि हम इंटर से पीसीएम ग्रुप से आए हैं और हमें बीएससी में एडमिशन लेना है। तो उसमें कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनका चुनाव करना पड़ता है बालक को। तो बालक जो होता है उस विषय से संबंधित टीचर से मिलता है और उस विषय का चुनाव करता है जो उसके लिए उपयोगी होता है। इसके संबंध में जो है जो भी अनुभवी टीचर होते हैं वो बालक को इसके बारे में निर्देशन देते हैं। फिर व्यवसायिक में आ जाएं। व्यवसाय में क्या होता है कि व्यवसाय में जो भी बालक पढ़ाई ख़त्म करता है उसके बाद वो व्यवसाय में जाना जाता है। तो जो बालक व्यवसाय खोलना चाहता है तो वो पहले जाएगा किसी व्यवसायिक व्यक्ति के पास जो पहले से व्यवसाय कर रहा होता है। उससे जाके जानकारी लेगा कि वो बालक जानकारी लेगा कि हमें इस प्रकार का व्यवसाय खोलना है। तो जो अनुभवी व्यक्ति होता है व्यवसायिक में वो बालक को दिशा निर्देश देता है कि इस प्रकार से आप व्यवसाय खोल सकते हैं या इस प्रकार के कागज़ लगेंगे और इसके बाद सर्टिफिकेट बनेगा, फिर उसके बाद आप व्यवसाय को खोल सकते हैं। फिर व्यक्तिगत निर्देशन में आ जाए। व्यक्तिगत निर्देशन में क्या होता है कि व्यक्तिगत निर्देश में क्या होता है कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति को निर्देश देता है जो मान लीजिए समाज में आ जाए कोई भी नव युवक है, उसके सामने किसी विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, चाहे समाज से लेकर हो या घर के संबंधित हो। वो जाएगा एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास कि इस प्रकार की समस्या हमारे पास है, इस समस्या को सुलझाने के लिए किसी विशेष व्यक्ति या विशेष जो हमारे पूर्वज होते हैं उनसे संबंधित जानकारी ली जाती है। उसमें आ जाएगा व्यक्तिगत निर्देशन में। इन सभी में मापन और मूल्यांकन के जितने भी उपकरण उपयोगी होते हैं विशेष रूप से उपयोगिता के रूप में माने जाते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि बालक को स्वयं अपनी कमजोरी या सीखने से संबंधित कठिनाइयों और दुर्बलताओं की जानकारी मूल्यांकन के उपकरणों के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। जो बालक की स्वयं की अपनी कमजोरी होती है या सीखने में से संबंधित कोई भी समस्या होती है, कोई भी दुर्बलता होती है। मान लीजिए बालक को किसी विषय में कमज़ोर, मान लीजिए मैथ में कमज़ोर है तो बालक मैथ में अधिक मेहनत करेगा। अगर बालक हिंदी को पढ़ नहीं पा रहा है या सीख नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा है तो उससे संबंधित कठिनाई होती है। इन सभी कमजोरियों, कठिनाई और दुर्बलताओं का जानकारी जो होती है मापन और मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त होती है। फिर लास्ट पॉइंट है छात्रों की कक्षा उन्नति प्रदान करते समय मापन एवं मूल्यांकन का विशेष महत्व होता है। मान लीजिए कक्षा 3 में बालक कोई पढ़ रहा है, अगर उसका हम कक्षा उन्नत करना चाहें, मान लीजिए 3 मंथ हुए हैं क्लास में पढ़ते हुए, अगर बालक को तेज़ है, कक्षा में पढ़ने में तेज़ है, तो उसको अगर हम कक्षा 4 में भेजना चाह रहे हो तो उसका हम मापन और मूल्यांकन करते हैं। तो उस समय मापन और मूल्यांकन क्या हो जाता है, विशेष महत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है कि बालक कितना तेज़ है कि कक्षा 4 के क्वेश्चन हल कर पाएगा, कक्षा 4 में जाएगा तो उसको पढ़ने में समस्या तो नहीं होगी, सीखने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसमें जो होता है मापन और मूल्यांकन का विशेष महत्व होता है कि कक्षा उन्नत करते समय ध्यान में रखा जाए। फिर आते हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या होता है। फर्स्ट है मापन का विशेष जो क्षेत्र जो होता है संकुचित होता है। संकुचित मतलब इसका क्षेत्र जो होता है सीमित होता है मापन में। जो मूल्यांकन में होता है, मापन जो होता है मूल्यांकन में क्षेत्र इसका व्यापक होता है। क्षेत्र इसका व्यापक क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है
जो होता है मापन जो होता है मूल्यांकन जो होता है कि जो कक्षा के अनुसार होता है, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में इसका मूल्यांकन किया जाता है, का उपयोग होता है। इससे क्या होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र को क्या हो जाता है, व्यापक हो जाता है। सेकंड पॉइंट है मापन का एक जो है साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मापन को एक साधन के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि साधन जो होता है, साधन का अर्थ समझते हैं कि साधन के द्वारा हम किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। मूल्यांकन में क्या होता है, जो मापन में हमने साधन प्रयोग किए थे वहाँ पर वो साध्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा। मूल्यांकन में क्यों प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन में उद्देश्यों, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति साध्य के रूप में हम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, मापन किसी भी व्यक्ति या छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता। मैंने बताया था अभी पहले पॉइंट में जब अर्थ बता रहे थे तब बताया था कि मापन जो है किसी व्यक्ति के या छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता है। क्यों? मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि हिंदी में अगर बच्चा 100 नंबर का पेपर आता है तो 80 नंबर प्राप्त करता है, 80% नंबर प्राप्त करता है, तो 20% नहीं प्राप्त कर पाता। तो वहाँ पर 20% इसका मतलब नहीं है कि उसको आता नहीं होगा, यानी कि वहाँ पर स्पष्ट धारणा नहीं प्राप्त की गई कि उसको 100 में 80% या 20% नहीं आता, तो उसका मतलब 20% नहीं आ रहा, क्या उसको आता होगा, लिख नहीं पाया होगा बस। फिर मूल्यांकन में देखते हैं, मूल्यांकन के बाद किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है कि अगर बालक ने 80% नंबर प्राप्त किए हैं हिंदी में या गणित में, तो उसको उस विषय में 80% उससे आता है, 20% नहीं आता। तो उसमें क्या हुआ, स्पष्ट धारणा व्यक्त हुई कि बालक को 80% की उसके बारे में जान गया है, 20% उसको नहीं आता है, तो उसको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी जिससे भी 100 में 100 नंबर ला सके। फिर फोर्थ पॉइंट, मापन केवल संख्यात्मक मान होता है, संख्यात्मक होता है। मैंने बताया था कोई भी वस्तु या किसी भी घटना को संख्या के रूप में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। संख्या के रूप में व्यक्त करना किसी भी घटना या वस्तु को, मान ले चावल लेने जाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, 1 किलो चावल दे दीजिए, तो 1 किलो क्या है, संख्या के रूप में हमने व्यक्त किया किसी वस्तु को, तो क्या मापन कहलाया ना। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु 49 वर्ष है, तो 49 क्या है, व्यक्ति की आयु है, तो आयु को हमने क्या किया, संख्या के रूप में हम क्या व्यक्त किया ना, दूसरे मापन कहते हैं। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन जो संख्या के रूप में भी हो सकता है, वर्णात्मक भी हो सकता है, दोनों में ही क्या होता है, प्रयोग होता है, प्रकार का होता है मूल्यांकन। संख्यात्मक क्यों होगा, मान लीजिए 600 में 500 नंबर प्राप्त किए, तो क्या वहाँ पर क्या हुआ, संख्यात्मक हुआ। मान लीजिए 80% उसने नंबर प्राप्त किए, तो क्या होगा, 80% क्या है, संख्यात्मक भी हो सकता है। तो मूल्यांकन में मापन भी होता है, लेकिन वर्णात्मक मापन नहीं हो सकता है। मूल्यांकन हो सकता है वर्णात्मक। वर्णात्मक मीन्स क्या होता है, किसी भी वस्तु को वर्णन करते हुए मूल्यांकन में किसी को उत्तीर्ण हो, बालक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसको क्या किया, मैंने मूल्यांकित कर दिया कि बालक ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसको वर्णात्मक कर दिया, वर्णन कर दिया मैंने। फिफ्थ पॉइंट, मापन के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। मापन में किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि मापन कोई भी कर सकता है। मापन किराया स्टोर वाला भी कर सकता है, मापन एक बुजुर्ग आदमी भी कर सकता है, मापन जो एक छोटा बच्चा भी कर सकता है 6-7 साल का। मापन अपने आप कर सकते हो, स्वयं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन में ये होता है कि विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। इसमें विशेषज्ञ की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि बालक कक्षा में पढ़ रहा है तो उसके पास विषय, विभिन्न प्रकार के विषय होंगी। मान लिए गणित हो गई, इंग्लिश हो गई, विज्ञान साइंस हो गई, सोशल साइंस हो गई। ये तो कक्षा इंटर तक मैंने बता दिया। उसके बाद क्या होगा, ग्रेजुएशन में जाएगा, वहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे। आर्ट साइड में अलग जाएगा, कॉमर्स में हो जाएगा, बीएससी में चला जाएगा तो बीएससी एग्रीकल्चर में भी चला जा सकता है, साइंस में भी जा सकता है, फिजिक्स में केमिस्ट्री मैथ भी ले सकता है, बायोलॉजी भी ले सकता है, बीएससी नर्सिंग में हो सकता है, डी फार्मा में हो सकता है। इसलिए क्या होता है, विशेषज्ञ की आवश्यकता हर प्रकार का, मतलब उसके बारे में जानकारी जो रखता है वही क्या हो सकता है, मूल्यांकित कर सकता है। उसके अलावा कोई भी मूल्यांकन नहीं कर सकता है। मापन जो है अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है
मापन जो है मूल्यांकन, मापन जो है अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो भी मापन कर सकता है, लेकिन मूल्यांकन में पढ़ा लिखा ही व्यक्ति या विशेषज्ञ ही कर सकता है उसका मूल्यांकन। फिर लास्ट पॉइंट है अपना, मापन में वस्तु कितनी है। मैंने बताया था अगर वस्तु लेने जाओगे, हाउ मच, मान ली चावल कितने हैं, 1 किलो है, क्या वस्तु की क्या हुआ, वस्तु कितनी थी, 1 किलो थी, चावल कितना है, 1 किलो है, तो वहाँ पर वस्तु कितनी है उसके बारे में उत्तर दिया जाता है। लेकिन मूल्यांकन में क्या होता है, वस्तु का मूल्य क्या है, चावल का मूल्य क्या है, 26 रुपये है, तो 26 रुपये क्या है, मूल्यांकित किया गया है, वस्तु का मूल्य बताया गया है ना, तो उत्तर मूल्य के रूप में उत्तर दिया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहें और एग्ज़ाम में किसी प्रकार की समस्या ना हो और अच्छे से अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकें। और हमने इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के थर्ड सेमेस्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तीनों पेपर के, उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है। वो प्लेलिस्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो मापन और मूल्यांकन का की किताब है उसको हम 3 यूनिट पढ़ाएंगे, 3 यूनिट पढ़ाएंगे, चौथी यूनिट नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि गाइडलाइंस और थर्ड पेपर भी पढ़ाना है, जिसे कहते हैं निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन भी पढ़ाना है आपको, उसकी भी 3 यूनिट पढ़ाएंगे, जिससे कि क्या होगा आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। थैंक यू।